डिटेलिंग करना इतना ईज़ी नहीं है, अगर देखने जाएँगे तो। मदरबोर्ड पूरा ड्रॉ करना, इट्स नॉट सो ईज़ी। So if it is asked to draw and learn the architecture of motherboard of a Intel i3 and वगैरह-वगैरह, सिर्फ आउटलाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। And related to H67 and P67, I have given the introduction, brief introduction in this, your journal or the manual that I have posted in your WhatsApp group. So you can observe the solution is given. Intel's new then Sandy Bridge architectures is certainly raising the few eyebrows. That means it's somewhat the exciting. Since its launch back at the early part of the year and not only for the right reasons regarding the super performance, but also that means what will be the quality of that Intel i3, वो जो आर्किटेक्चर, वो जो आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करोगे इंटेल i3 का, उसका स्पेशलिटी क्या है? दैट इज आई हैव गिवन इन दिस सॉल्यूशन। उसको हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं वगैरह-वगैरह-वगैरह। नाउ रिलेटेड टू HP67, H67 and P67, what exactly it is? So it's the properties of your this motherboard. So introduced along with P67 chipset at launch is this H67 chipsets also. So उसमें VGA कनेक्ट कर सकते हैं, DVI कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI पोर्ट्स है। All H67 motherboards have at least one video output. That means अगर मदरबोर्ड को, फिर से मैं मदरबोर्ड का इमेज आपको दिखा देता हूँ। So in this motherboard, you can observe these sockets. This one, this is the keyboard and mouse sockets. This is VGA, SVGA, USB ports, LAN port, and these are audio video jacks. And that exactly is what your H67. अब ध्यान दोगे तो these all things. H67 chipset. You can see this is so called have the properties of these all. ग्राफिक कार्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ग्राफिक कार्ड दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द H67। मतलब सिर्फ मदरबोर्ड प्रॉपर्टी लिखनी है। P67 is what the P67 chipset was also available at the launch of the Sandy Bridge CPU. कॉन्फ़िगरेशन इट इज, मेरा जो P67 है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, and in this advanced configuration we can add the additional components to our motherboard। तो मदरबोर्ड के ऊपर देखोगे कुछ एडिशनल पोर्ट्स होते हैं जहां पे मैं मेरा कैपेबिलिटी बढ़ा सकता हूं, वो है मेरा P67। तो इसका इंफॉर्मेशन लिखना, मदरबोर्ड विद दिस H and P67 विल बी योर फर्स्ट नंबर प्रैक्टिकल ऑफ CSA। ये CSA का फर्स्ट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नंबर 2, दैट इज आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है इन दी practical number 2 of CSA. It's related to hard drive, that means your hard disk. So in this, the practicals of CSA, second number practical is given format partition and installation of the hard disk drive and format a pen drive। तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कैसे करेंगे, पेन ड्राइव को फॉर्मेट कैसे करेंगे, उसका पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, ये सब पार्ट है। ये मेरा हार्ड डिस्क का ड्राइव है, राइट क्लिक करेंगे तो सीधा मुझे फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे, फॉर्मेट।
वैसे ही अगर पेन ड्राइव कनेक्ट करूंगा तो राइट क्लिक करके मुझे फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर इसे हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके तो मैं इसे अब पार्टीशनिंग भी कर सकता हूँ। So that overall introduction, overall theory, you have to write in this second number practical. That is what your formatting, partitioning of the hard disks and pen drives. उसका theory लिखना है. So choose your format. Fat files होता है, then journaled होता है and NTFS होता है. Mac के लिए journaled होता है, ठीक है. NTFS and fat files मुझे Ubuntu, that means Linux base एंड विंडोज बेस में दिखने मिलते हैं। सिंपली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिकल नंबर 2 में तो स्टेप्स दिए हैं कैसे इरेज करना है। सो ड्राइव सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इरेज टैब वगैरह वगैरह वगैरह, और वो हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड नंबर प्रैक्टिकल। इट इज नॉट सो ग्रेट। सबको पता है पेन ड्राइव कैसे फॉर्मेट किया जाता है, सबको पता है हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो इतना ही आपका ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 2, दैट इज फॉर्मेट पार्टीशनिंग्स एंड ऑल। यहाँ तक इसी में का इंस्ट्रक्शन है एंड इमीडिएटली योर प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टार्ट्स। अगर आता है ये प्रैक्टिकल तो 20 मार्क्स का आपको आ सकता है। कौन सा? फॉर्मेटिंग स्टेप्स लिखने के लिए। एंड इट्स नाइस एक्चुअली, आना भी चाहिए। Like we already some peoples are the working all some peoples are in the computer field only. Now we all know the computers and then how to format the hard drives. That means hard disks and pen drives, it's very simple job. We should know about these things. और वही प्रैक्टिकल है आपको कि कैसे उसे प्रॉपर्टीज वगैरह दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर प्रैक्टिकल आपको दिया है सीएसए में, दैट अंडरस्टैंड लेआउट, characteristics and functions of the different components of hard drives, that is the your hard disks as a storage device। मतलब आपको उसका आर्किटेक्चर पता करना होगा वो कैसे है। इनसाइड आर्किटेक्चर, आउटसाइड आर्किटेक्चर मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ड ड्राइव एंड उसके जो फंक्शंस है, फंक्शंस इज व्हाट, पार्ट्स है एंड पार्ट्स सो कॉल्ड द फंक्शंस। हार्ड ड्राइव्स के कुछ फंक्शंस है, लाइक कंपोनेंट्स है, फंक्शंस है। स्पिंडल, डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सेंसर्स। सेंसर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक रीडिंग होता है, एक राइटिंग होता है। तो ये सब पार्ट मेरे प्रैक्टिकल नंबर 3 का है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेआउट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्ड डिस्क। So you can see this is so called the hard disk introductions, as well hard disk structure is given. So the hard disk is the type of the magnetic disk. Just now whatever I said, it's a magnetic disk. It is also called as the fixed disk because it's fixed with a system unit. हाँ yes, मैं इसे सिस्टम में फिक्स करता हूँ, तो ये फिक्स सिस्टम यूनिट है। The hard disk consists of the several circular disks called as the platters. तो उसमें जो बहुत सारे मैग्नेटिक टेप्स रहते हैं वो प्लेटर्स है, मतलब ऐसे प्लेट्स होते हैं, जस्ट लाइक अवर फ्लॉपी डिस्क। ऐसे बहुत सारे फ्लॉपी डिस्क के प्लेट्स रहेंगे। द कंटेनर कंटेन्स द मोटर टू रोटेट द डिस्क। एक मोटर भी है उसमें। इट कंटेन्स ऑन एक्सिस आर्म। एक्सिस आर्म मतलब मेरा कर्सर है, देखो ये एक्सिस आर्म है, कर्सर रखा हुआ है। एंड रीड राइट हेड्स, जो कि मैंने बोला कि सेंसर है, एक रीडिंग के लिए, एक राइटिंग के लिए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 है। अगर एग्जाम में आया तो ये लिखना होगा। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये डेटा स्टोरेज करता है, डेटा रीडिंग करता है, डेटा राइटिंग करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसका साइज क्या हो सकता है वगैरह, ये सब पार्ट। तो ये यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ योर हार्ड डिस्क, दैट इज व्हाट द डायग्राम। तो ठीक है, मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट। ये भी पढ़ोगे तो भी आपका थियरी का एग्जाम आपका हो सकता है, थियरी के एग्जाम में आप लिख सकते हो। Nowadays SSD is using, but when this syllabus is introduced,
देयर इज नो एसएसडी। बट अभी एसएसडी है तो हम लोग क्या करेंगे, एसएसडी एंड हार्ड डिस्क के बीच में जो भी स्पीड, फुल फॉर्म्स, परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज डिफरेंसेस है वो मैं याद करूंगा, तो मैं एग्जाम में कुछ डिफरेंट लिख पाऊंगा और मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो यू कैन ऑब्जर्व एसएसडी एंड एचडीडी दोनों के बीच का यहाँ पे मैंने डिफरेंस रखा हुआ है। एचडीडी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटीज एंड द नॉइज कैसे होते हैं। एसएसडी डेफिनेटली एडवांस है, तो हीट कम होने वाला है, पावर भी कम लगने वाला है, रोटेशन स्पीड रिक्वायर्ड कम है, लेकिन हार्ड डिस्क में नॉइज भी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लेटर्स बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगने वाला है, और ज्यादा प्लेटर्स है इसलिए ज्यादा हीट जनरेट होने वाला है। स्पीड एसएसडी का अच्छा है एंड हार्ड डिस्क का थोड़ा कम है। कंपोनेंट्स कौन से हैं, मूविंग पार्ट्स वगैरह वगैरह ये। वेट क्या है, एसएसडी वेट में कम है, हार्ड डिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो ध्यान रखना ये सब पार्ट मुझे हार्ड डिस्क रिलेटेड प्रैक्टिकल नंबर 3 में है। और भी कुछ डिटेलिंग में मैंने दिया है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना ही आप कर सकते हो। बट डू रिमेम्बर वन थिंग, दिस इज योर जर्नल, थोड़ा फॉर्मेटिंग करके यही आपको प्रिंट करना होगा। ओके, सो जर्नल रेडी है अपना, खाली फॉर्मेटिंग करना है, वो थोड़ा फॉन्ट्स वगैरह सेट करना होगा। फाइन। देन प्रैक्टिकल नंबर 4 इज इंस्टॉल वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए, और सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे डिस्प्ले कार्ड। मतलब अभी मैंने आपको जो एक पोर्ट बताया, दैट इज व्हाट वीजीए एंड एसवीजीए, जो कि मदरबोर्ड को होता है, वहां पे वो पोर्ट लगाने का काम, वो पोर्ट कनेक्टिविटी का काम मुझे ये नंबर 4 में दिया है। एंड व्हाट दैट इज, सो कैसे वीजीए इंस्टॉल करेंगे, ड्राइव इंस्टॉल करेंगे। तो अगर मैं पोर्ट उसका ये कनेक्ट उसका क्या बोलते हैं, उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। एसवीजीए और वीजीए अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो कंप्यूटर में मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। सो वही स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं कि इंसर्ट, ये डिस्क इंसर्ट कर दो, प्रॉम्प्ट करेगा, सेटअप कर लो, इंस्टॉल कर लो, तब आपका डिस्प्ले दिखना चालू हो जाएगा। दैट इज ऑटोमेटिकली प्रोसेस एक्चुअली, बट आपको वीडियो दिखना दिखेगा नहीं, बट यू विल हैव सम इन्वेंट्री ऑन योर स्क्रीन। ओके, एक्चुअल जो ग्राफिक वीडियो है वो बाद में दिखेगा, नॉर्मल जो है दैट इज व्हाट द फंक्शंस, फीचर्स एंड इन्वेंटरीज वो दिखना चालू हो जाएगा। मतलब हार्ड डिस्क इंस्टॉल, सॉरी नॉट अ हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव अगर इंस्टॉल करोगे ये वीजीए का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, तो पॉपअप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट योर एस वीडियो और अ वीडियो, इट्स जस्ट एन इन्वेंटरी ओपनिंग। ओके, सो फंक्शन है वो। So this is so called installation of this software will be the fourth number practical. That's it. आपको सिर्फ फोर्थ नंबर प्रैक्टिकल में क्या करना है, ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो भी एसवीजीए के लिए और वीजीए के लिए, मतलब स्क्रीन पे ग्राफिक आउटपुट दिखाने के लिए। तो सीडी इंस्टॉल करेंगे एंड सीडी सीडी या डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट करेंगे एंड वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा ये प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म होता है, बस उतना ही है स्टेप्स। नेक्स्ट है मेरा इंस्टॉल एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर को इंस्टॉल करना है, उसके स्टेप्स लिखेंगे एंड उसका वर्किंग कैसे होता है वो। अभी प्रिंटर तो मतलब सब लोग यूज करते ही है, सबको पता है प्रिंटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर से कुछ एक कमांड जाती है, प्रिंट, पेपर सिलेक्शन होता है, कौन से पेपर पे आना चाहिए, उसका फॉर्मेटिंग किया जाता है एंड वो डेटा प्रिंट कमांड के बाद बफर, दैट मींस बाइट एरे में डेटा मेरा एक प्रिंटर डिवाइस में सेंड होता है एंड सेंड करने के बाद वो डेटा पेपर के ऊपर प्रिंट करना स्टार्ट होता है। बट ये प्रिंटिंग का काम एक हेड होता है एंड वो हेड जो बाइट स्ट्रीम आया है उसे एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो जो एक्चुअल डेटा है, ड्रम जो रहता है मेरा, लाइक ब्लू और ग्रीन कलर का ड्रम, उसके ऊपर ये जो वर्डिंग्स है वो
थ्रो की जाती है एंड दैट ड्रम विल प्रिंट द थिंग्स ऑन योर पेपर। इस तरह से ये वर्किंग तो सबको पता है, बट इंस्टॉलेशन, नया प्रिंटर है, नया प्रिंटर लाया, उसे मैंने रखा है, अभी उसको मैं कनेक्टिविटी करूंगा, पावर सप्लाई दूंगा, अभी उसे मुझे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो मुझे एक उसका केबल मिलता है, प्रिंटर को कनेक्ट करूंगा, कंप्यूटर को कनेक्ट करूंगा, उसके साथ मुझे एक सीडी मिलता है जो कि ड्राइवर सीडी होता है प्रिंटर का। वो ड्राइवर सीडी मैं इंसर्ट कर दूंगा सीडी या डीवीडी ड्राइव में एंड वो ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा, मेरा प्रिंटर काम करना चालू कर देगा। एंड दैट इज ओनली द स्टेप्स you have to write here. So install and understand the working of the printer. So install the cartridge in the printer, CD, पीसी से कनेक्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो, प्रिंटर से टेस्ट पेज दे दो, तो आपका प्रिंटिंग निकल जाएगा। तो ये सारे प्रिंटिंग एंड मैं बोलूंगा कि इंस्टॉलेशन एंड प्रिंटिंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंटिंग का एक छोटा सा इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे लिंक्स एंड एचपी, कैनन, एप्सॉन, इतने सारे प्रिंटर्स है। एचपी का कोई तो अच्छा प्रिंटर एक नाम सजेस्ट किया है, एंड दैट मीन्स दैट हाउ द प्रिंटर विल बी शेयर्ड इन द नेटवर्क। प्रिंटर नेटवर्क में कैसे शेयर किया जाता है, तो सो कॉल्ड आई कैन से, यहाँ पे आपको ये दिखने मिल जाएगा डिवाइस एंड प्रिंटर्स में। इसके भी स्टेप्स ही लिखने हैं आपको, कुछ भी शेयरिंग वेयरिंग करके नहीं दिखाना है, सी ओनली स्टेप्स। सो कॉल्ड यहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगे। ओके, मेरे पास अभी प्रिंटर कोई तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ राइट क्लिक करके मैं आपको बता सकता हूँ कि शेयर कैसे किया जाता है। सो वंस आई ओपन दिस डिवाइस एंड प्रिंटर, यू विल हैव दिस डिवाइस, राइट क्लिक एंड यहाँ पे आपका रहेगा शेयरिंग वाला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहाँ पे कहीं पे तो है, इस अभी फिलहाल नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है। अगर रहता तो मैं क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके उसे शेयरिंग में लगा देता। सो जो भी है यहीं पे है, प्रिंटर शेयरिंग एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक मिनट, फिलहाल प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, ये शेयरिंग का पार्ट आता है, शेयरिंग। सो शेयर दिस प्रिंटर, ठीक है, अभी प्रिंटर नहीं है, ये नोट वाला तो सबके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट रहता है, बट शेयर दिस प्रिंटर, शेयर करेंगे एंड वंस वी शेयर दिस एंड क्लिक ऑन ओके बटन, अप्लाई बटन, सो मेरे आईपी से, आईपी कनेक्टिविटी से दूसरा कोई भी जो मेरे लैन में कनेक्टेड है, वो मेरे यहाँ पे प्रिंट आउट दे सकता है। And that the part is given in your this sharing printer devices practical, इसमें दिया है। Okay, so I hope these 5 things are clear। बहुत easy है। Yes or no? Okay, so the next practical 6 नंबर जो है वो भी आपका रिटर्न प्रैक्टिकल ही है। Install and understand the working of input out devices such as scanner and modem। स्कैनर एंड मॉडेम का आपको स्टडी करना है। व्हाट इज स्कैनर, तो मैंने यहाँ पे दिया है, स्कैनर क्या है एग्जैक्टली, क्या करता है स्कैनर, तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया है। टाइप्स ऑफ स्कैनर, कौन से टाइप्स ऑफ स्कैनर्स है, तो फ्लैट बेड स्कैनर, उसका इंफॉर्मेशन, देन शीट फीड स्कैनर, तो पूरा का पूरा शीट फीड किया जाता है और यहाँ से साइड से निकल जाता है, इट्स अ फास्टर स्कैनर, शीट फीड स्कैनर। टीसीएस कंपनी ये यूज करती है, दैट इज शीट फीड स्कैनर। ओके, देन हैंडहेल्ड स्कैनर, ये तो सबको ही पता है, बिग बाजार, मॉल्स, मार्केट, सुपरमार्केट्स, यहाँ पे हैंडहेल्ड स्कैनर होता है टू स्कैन द बारकोड्स एंड द क्यूआर कोड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ड्रम स्कैनर, ये ड्रम स्कैनर होता है, ड्रम में आप देख सकते हो कि एक पेपर लपेटा हुआ है और वो स्कैन करेगा जब ये फ्लैप हम लोग बंद करेंगे, तो इट्स अ ड्रम स्कैनर। नेक्स्ट इज फोटो स्कैनर, जो यूजुअली हम लोग घर में यूज करते हैं या फिर ऑफिस प्लेसेस पे यही दिया जाता है, फोटो स्कैनर। देन फिल्म स्कैनर,
अभी नहीं यूज होता है, पहले यूज होता था, जो कि निगेटिव कॉपीज कैमरास की आती थी ना। यस सर, यस सर। Yes. उस टाइम पे वो फिल्म स्कैनर यूज किया जाता है, यू कैन ऑब्जर्व दिस वन। तो ये स्कैन करके उसको, दैट मीन्स प्रिंटिंग का काम वगैरह, स्कैनिंग का काम किया जाता है एक्चुअल फोटो। नेक्स्ट इज द पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर बहुत छोटा होता है, एक्चुअल A4 साइज का एक ऐसा बार होता है छोटा सा। हम लोग बोलेंगे टीवी का रिमोट कैसे होता है, वैसे ही। और उसमें पेपर सिर्फ ऐसे इंसर्ट किया जाता है। एक साइड से पेपर इंसर्ट करेंगे, दूसरे साइड से वो निकल जाएगा, लेकिन स्कैन करेगा। और यूएसबी पोर्ट से उसे हमें कनेक्ट करना होता है हमारे कंप्यूटर को। सो ये एक है। एडवांटेजेस ऑफ द स्कैनर, क्या क्या एडवांटेजेस है? रिलायबल है, क्वालिटी है, उसका इफिशियंसी है, कॉस्ट सेविंग है, ईज ऑफ द यूज है, यूज करना भी बहुत इजी है। तो बहुत सारे एक्चुअल एडवांटेजेस है, जो कि मेरे पास हार्ड कॉपीज है, उसे मैं सॉफ्ट कॉपीज में कन्वर्ट करके रख सकता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्कैनर्स, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस होगा ही होगा। सो स्कैन्ड आउटपुट क्वालिटी कैन वेरी। तो ठीक है, आपको पता है स्कैनर वाइज हर एक चीज का क्वालिटी अलग अलग होता है, हर एक स्कैनर का क्वालिटी अलग होता है। राइट सर। तो वो एक डिसएडवांटेज है, मतलब कुछ भी सिमिलर नहीं है। स्कैनर मेंटेनेंस कैन बी एक्सपेंसिव। स्कैनर क्या और प्रिंटर क्या, दोनों का एक्सपेंसेस तो मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। देन स्कैनर्स आर रिलेटिवली स्लो, जबकि कॉपियर्स आते हैं, कॉपियर्स आर द डिफरेंट थिंग, स्कैनर्स आर द डिफरेंट थिंग। सो कॉपियर्स जो एक बार, उसका स्पीड ज्यादा होता है कॉपी करने का। स्कैनर का स्कैनिंग स्पीड थोड़ा कम होता है, यू नो दैट। थोड़ा थोड़ा वो डीपीआई में कन्वर्ट करता है, डिस्प्ले पर पिक्सल्स में। तो थोड़ा स्पीड कम होता है। बट कॉपियर का काम क्या है, बस उसे कॉपी करना है, उतना ही पता है। व्हाट आर द यूज ऑफ द स्कैनर? कॉपी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, आर्काइविंग के लिए, शेयरिंग द फोटोज। दैट मीन्स अगर हार्ड कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी हम शेयर कर सकते हैं। हाउ इज द स्कैनर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर? कंप्यूटर को स्कैनर कैसे कनेक्ट करेंगे? सो चार ऑप्शंस है, फायर वायर, पैरेलल, यूएसबी, एससीएसआई। तो दैट मीन्स व्हाट, सिंपली अगेन जैसे मैं प्रिंटर कनेक्ट करता हूँ, वैसे ही मैं स्कैनर भी कनेक्ट कर सकता हूँ। सो फ्लैट बेड स्कैनर्स, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है रिलेटेड टू स्कैनर्स, डिफरेंट डिफरेंट, वो कैसे काम करता है वगैरह वगैरह वगैरह। ये फ्लैट बेड है, ओरिजिनल मिरर लैंप और वो लेंस। लैंप ऐसे घूमता है, लेंस उसे कैप्चर करता है। मिररिंग विल बी द, दैट विल बी यूज टू मिरर द पार्ट। लैंप से मिररिंग, लैंप अगर पेपर के ऊपर आएगा तो मिरर उसे कॉपी करके, मिररिंग करके लैंप के ऊपर दे, इसके ऊपर दे देगा, लेंस के ऊपर। तो लेंस उसका फाइल बनाएगा, दैट्स इट। यही उसका मैकेनिज्म है स्कैनर का, दूसरा कुछ नहीं इसमें। ये एडिशनल कंटेंट है, आपको करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा अलग है, सेवेंथ नंबर का प्रैक्टिकल। इन योर सीएसए, सीएसए इट मींस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, हाँ ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर डेफिनेटली मींस मेरा यही पार्ट आने वाला है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, जो कि यही प्रिंटर, स्कैनर्स, सीपीयू वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे 1 सेकेंड।
Hello, just wait for 2 minutes. Power supply goes off. Uh, Again it is no. झाली आली पुन्हा आली पॉवर. मी पुन्हा चालू करतोय 2 मिनिटं फक्त वेळ द्या. Oh, no problem, sir. सगळ्यांना सुट्टी असेल ना? Oh, sir. ओके, मग काही प्रॉब्लेम नाही. आपण आहेत खूप वेळाचं आपण हे प्रॅक्टिकल डिस्कस करून घेऊया. Mhm. नंतर मग पुढचा सॅटरडे वगैरे मी तुम्हाला बोलवेल लॅबमध्ये. हो, तेव्हा चालेल. मग तुम्ही जावाचे प्रोग्राम वगैरे करा. मी तुमचे डाऊट्स वगैरे जावाचे काय असतील तर तिकडे सॉल्व करेन. ओके, सर. कारण ते लॅबमध्ये प्रॅक्टिस केल्याशिवाय त्याची काही हे नाही होणार. प्रॅक्टिस किंवा ते जास्त अंडरस्टँड नाही होणार. त्याची प्रॅक्टिस करावीच लागेल. राइट, सर. अदरवाईज तुमचं सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि सीएसए जो आहे ना, ते Mhm. पूर्ण थिअरीच आहे. म्हणून ओके. म्हटलं आधी हे तुम्हाला सांगून घेतो. लाईक काय तुम्हाला फक्त ते रीडच करायचंय. करेक्ट, करेक्ट. जावा तुम्हाला व्यवस्थित मी सांगतो तुम्हाला. आज 2-3 प्रोग्राम तरी जावाचे करूया आपण. ओके, बाकी रिमेनिंग मग लॅबमध्ये वगैरे करू. ओके. स्लो का झाला का? ठीक आहे. कॉम्प्युटर चालू होतोच आहे. तरी find the faults related to monitor. So we have to find out the faults related to monitor here. Monitor is what? Your screen, computer screen. So what types of the problems are there with your monitor screen, I can say. Okay. So definitely we always facing some issues. Always means sometimes, I can say, not always it is. We are facing some issues and one second. होऊ शकते कदाचित. मे किंवा जून असं तुमचं शेड्यूल साधारण असू शकेल. बघूया आता. दॅट मीन्स
युनिव्हर्सिटीचे नोटीसची वाट बघूया आपण. युनिव्हर्सिटीने नोटीस दिली ना त्याला. ऍक्च्युअल कसं आहे माहितीये का, प्रोजेक्ट एक्झाम ही युनिव्हर्सिटी कंडक्ट करते. कोणाची? TYMCA, TYBCA. तर त्या एक्सटर्नल लोकांनी आपल्याला डेट्स दिल्या, तर तेव्हा आपली प्रॅक्टिकल एक्झाम आपण करून घ्यायची. आणि मग असं समजा त्याच्या आसपासच तुमची थिअरी एक्झाम पण होईल. तर बघूया काय डेट्स देत आहेत. ऍक्च्युअल युनिव्हर्सिटीचा जो माणूस येणार ना प्रोजेक्टसाठी, तो त्या डेट्स अकॉर्डिंगलीच येणार. म्हणजे ते आल्यानंतर समजायचं याच्या आसपास आपली परीक्षा आहे. बघूया कसं. ओके, माझी स्क्रीन दिसते का मला सांगा. शेअर करतो, एक मिनिट. Yes, is it visible? Okay, fine. Seventh number practical, that what we are going to find out the problems related to the monitor. Monitor, computer monitor it is, screen it is. Okay. So what types of the faults are there? So we can say a blank or the black screen, color fade is there, fuzzy, blurry, then distorted or stretched image. So असे पण इश्यू आपण बेसिकली फेस करत असतो. Light leakage or the light blinkings, flickering of the screens, horizontal or the vertical lines on the screens, light or the dark patches on the screens, and dead or the bright pixels. एखादा पिक्सेल खूप ब्राईट होतो, एखादा पिक्सेल हा डेड होतो, तो मध्येच तुम्हाला ब्लॅक स्पॉट म्हणून दिसतो. ठीक आहे. तर हे सगळे इश्यूज जे आहेत हे स्क्रीन रिलेटेड इश्यूज आहेत आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्हाला माहिती असणारच हे सगळे इश्यूज आहेत स्क्रीन रिलेटेड. अरे माहिती आहेत ना. येस और येस नो. सर, नो नो सर, असं म्यूट वरती होतो. हो हा. सर, हे डे टू डे ला फेस करतो आम्ही. येस येस, आपण सगळे हे डे टू डे लाईफ मध्ये फेस करतो. Yep, छोटासा पिक्सेल कधी ब्लर होतो, स्क्रीन correct. ब्लर होते, हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल लाईन्स येतात. आणि हेच तुम्हाला 7th नंबर मध्ये लिहायचं आहे, काय काय इश्यूज आहेत. इथे मी खूप सारा पार्ट त्याचा दिलाय की डेलला जर प्रॉब्लेम आला तर कसं करतोय, किंवा त्याची सर्व्हिस काय, कोणाला कॉन्टॅक्ट करायचं वगैरे वगैरे. बट जर आपण डेली एक्सपिरियन्सेस मधलं जर लिहितोय तर ते तुम्हाला खूप फायद्याचं पडणार आहे. लाईक म्हणजे तुम्हाला ऍडिशनल थिअरी करायची गरज नाहीये, तुम्ही Right, ह्याच्यातच sir. सगळं आवरू शकता. हे 7th नंबर CSS प्रॅक्टिकल, कॉम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर. 8 नंबर मध्ये आहे फाइंड फॉल्ट्स रिलेटेड टू सीपीयू. आता सीपीयू म्हटल्यानंतर इट्स अ हार्ट, सोल, ब्रेन, एव्हरीथिंग ऑफ अ कॉम्प्युटर. सो फॉल्ट्स रिलेटेड टू इट कोणते कोणते फॉल्ट्स असू शकतात? Memory, hard disk, मेमरी, हार्ड डिस्क, रॅम, RAM. SMPS, पॉवर सप्लाय, केबल्स, पोर्ट्स, हे सगळं आहे. मग आता आपण एवढे सगळे माहिती असताना आपण ही थेअरी वाचत बसणार आहे का? काही गरज नाहीये. Right. सो कॉम्प्युटर फ्रीज होतो, हँग होतो, बुटिंग इश्यू असतो, देन ऑटोमॅटिकली टर्न ऑफ होतो, ब्ल्यू स्क्रीन येते विथ एरर कोड, अँड दॅट ब्ल्यू स्क्रीन एरर कोड मीन्स व्हॉट? ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट वर्किंग. Beep alert. Beep alert is what? Your RAM is not working. External appearances of the damage वरनं दिसतंय, जर तुटला असेल तर तो डॅमेज झाला. सो these are the things. Then jargon bluster is there. Motherboard, error code, post test, वगैरह वगैरह वगैरह. नेक्स्ट इज फाइंड फॉल्ट्स रिलेटेड टू हार्ड डिस्क. आता हार्ड डिस्क रिलेटेड फॉल्ट म्हणजे तुमची ओएस लोडच नाही होणार, तुमचा डेटा स्टोअर नाही होणार, डेटा कॉपी नाही होणार, डेटा रीड नाही होणार जर व्हायरस वगैरे झाला तर. हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. 7 कॉमन प्रॉब्लेम्स इन द हार्ड डिस्क ड्राईव्ह.
So what the seven common problems are there? The so-called the seven common problems I have given here: deleted files, damaged file structure, file system corruption, formatted hard drives, then bad sectors, then corrupted track servo information, then system information area error. These are the seven errors in your mm, ninth number practical, the errors related to hard disks that we should know about. Next is 10th number, find faults related to printer and other peripherals. आता प्रिंटर रिलेटेड इश्यूज, प्रिंटर रिलेटेड फॉल्ट फाइंड आउट करायचे आणि अदर पेरिफेरल्स. आता प्रिंटर रिलेटेड फॉल्ट काय असू शकतो? व्हॉट यू थिंक? नेटवर्क इश्यू असेल फर्स्ट. फर्स्ट, दुसरं, दुसरा पेपर जॅम. तिसरा तिसरा ड्रम मध्ये इश्यू होऊ शकतो, इंक मध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो. प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मग बस, आता याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काय करायला पाहिजे का आपल्याला? प्रिंटर स्लो होऊ शकतो, मेमरी फुल होऊ शकते. करेक्ट करेक्ट. दॅट्स इट. कॅश क्लिअर करू शकतो. येस. आणि मग हेच तुमचं सीएसए, कॉम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर, मीन्स दिस वन ओनली, दॅट यू आर लर्निंग द थिंग्स कॅन बी the things can be connected and disconnected with some issues, some fault, errors and failures. सो हे 10 प्रॅक्टिकल्स तुम्हाला करायचे. 10th नंबर आहे, 11th नंबर आहे, बट 11th नंबर प्रॅक्टिकल काय, तुम्हाला असेंबल करायचा आहे पीसी, पण तो आपण असेंबल करायला काही जात नाहीये. ठीक आहे. मग 11th नंबर तुम्ही नाही केलं तरी चालेल, फक्त त्याचे स्टेप्स तुम्हाला लक्षात पाहिजे. असेंबल काय करणार आपण? मल्टिपल कॉम्पोनंट्स एक दुसरे कनेक्ट करणार आणि त्याचं कॉम्प्युटर रेडी करणार. सो करेक्ट करेक्ट. दीज 11 प्रॅक्टिकल्स आर गिवन फॉर युअर सीएसए. मी एक तुम्हाला एक हिंट देतो. तुम्ही हे 11 प्रॅक्टिकल्स प्रॉपरली केले ना, 11, तर तुमचं 60 to 70% थिअरी याच्यामध्येच कव्हर होते, जे मी फाईल पाठवले त्याच्यामध्ये. ओके. 60 to 70% म्हणजे खूप झाली. सो आय होप द पार्ट ऑफ सीएसए इज क्लिअर. फाईन. नेक्स्ट इज, राईट सर. yes, next subject is software engineering. That means to build a software in our computer, what is the theory behind it? And this practical is also very simple and entirely theoretical practical. पूर्णच्या पूर्ण प्रॅक्टिकल ही सोपी पण आहे आणि थिअरी प्रॅक्टिकल आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ही कशी होते आणि त्याच्यासाठी काय काय तुम्हाला बॅकग्राऊंड गोष्टी लागतात, त्या सगळ्या गोष्टी इथे दिल्यात. सो सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग झालं की मग जावाचे 2-3 प्रोग्राम तर आज बघणारच आहेत आपण. म्हणजे कसं, तुम्ही आपल्याला ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग म्हणजे काय ते तुम्हाला लक्षात येईल. मग पुढचं मी पुढे शिकवेन. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, माझी स्क्रीन दिसतीये? Screen is visible? Okay. So next practical is SRS, Software Requirement Specification. It means what type of requirements we have to design and develop the software. That means my practical number first is SRS, Software Requirement Specifications. Assume I am going to design, I am going to develop one software, that is the library management. So what will be the requirement of that library management? So I am going to store the books, information. I want to issue some issues to the students, written information, fine information,
stock information, dead stock information, payments related information, receipts. These all things can be maintained in this. Means what? It is known as SRS, Software Requirement Specification. So assume one of the tool, one of the software, if we are going to design, so what the things are required for it to design and develop it, so including your hardware and softwares also will be the part of the requirement of your these applications, this design, I can say. So software requirement specification, that is SRS. What are the characteristics of good software requirement specification? So right level of the abstraction, modifiability, verifiability, correctness, completeness, ranking of the importance, understandable by the customer, unambiguousness, consistency, traceability, testability, design independence. Means your requirements, your SRS, software requirement specifications, have these all characteristics. Means what? They should have to work with this. It should complete, it should consistent, it should testable, it should design independence. That means what? हर एक सॉफ्टवेयर में चलना चाहिए. So these are so called the SRS of. आपको सिर्फ पूछा जाएगा SRS of your software, SRS in the software engineering. So software requirement specification that you have to write there along with the characteristics. Next is Next practical is given justification for selection of a suitable model. See, you must know about during the development of software, there is the model use. Some models like a waterfall model, spiral model, iterative model, COCOMO, that is cost estimation एक आता है. Then again, fountain model, prototyping model, अजाई मॉडल. इतने सारे मॉडल्स हैं मेरे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के. तो आपको एज्यूम करना है कि आप कौन सा एक हाथ सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हो और उसके लिए आपने कौन सा मॉडल अप्लाई किया. वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हो या फिर कौन सा मॉडल. सो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द मॉडल्स व्हिच आर यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो यहाँ पे कुछ मॉडल्स मैंने दिए जो मॉडल्स यहाँ पे यूज होते हैं. वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, waterfall model. So it's look like this. If you observe phases, everywhere you will get the phases are same, but only the flow is different. So waterfall model आपको यहाँ पे देखना होगा. What are the benefits of it? What are the advantages? What are the disadvantages of the waterfall model? नेक्स्ट मॉडल है प्रोटोटाइप मॉडल. एक आध गोल पे काम करने वाला. गुड होना चाहिए मतलब होना चाहिए, अल्टरेबल होने चाहिए मतलब होना चाहिए. So this is so called the your प्रोटोटाइपिंग मॉडल. एक प्रोटोटाइप पे काम करने वाला. सो फेजेस देखोगे सेम है, खाली स्ट्रक्चर डिफरेंट है. बेनिफिट्स दिए हैं, लिमिटेशंस दिए हैं. नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिव एनहांसमेंट मॉडल. फिर है स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल एक स्पाइरल स्ट्रक्चर आता है. सो दीज आर दी 4-5 टाइप्स ऑफ models given to you which you are going to use in your सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप जो मॉडल यूज करने वाले हो उसमें से कोई एक मॉडल आपको एक्सप्लेन करना होगा. दैट्स व्हाट टाइप ऑफ द मॉडल यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर प्रोजेक्ट. मे बी इन द टीवाई आपको प्रोजेक्ट है, आप मॉडल यूज करोगे. तो वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, जो भी एक कोई तो आपको एक्सप्लेन करना होगा. वेयर ओनली द क्वेश्चन इज आस्क एक्सप्लेन द मॉडल इन द एग्जामिनेशन. एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है. Third number practical is given to you in this software engineering, that is the DFD. Only aim सिर्फ दिया है DFD. DFD is what? Data flow diagram.
आपको एक प्रोजेक्ट कंसिडर करना होगा. You are going to consider one project and you're going to mention there how the data will be flow from that project. So here one of the project is considered, one example is considered, that is what a data flow diagram, DFD, is a way of representing the flow of the data of a processes or the system, process or the system. The DFD also provides the information about the outputs and the inputs of each entities and the process itself. So you can observe there is the start means what the project is started, who is going to log in, this admin or the employee. Both are going to log in, so login information will be the shared. Homepage will be in front of them, adding of the customer, acceptance of the payment, printing of the invoices and end of this application. मतलब डेटा कैसे फ्लो होता है, तो इस तरह मेरे प्रोजेक्ट में डेटा फ्लो होता है. दैट इज योर डीएफडी. डीएफडी समझा आपको, डेटा फ्लो डायग्राम. Yes, sir. Okay, so this is the DFD. Fourth number practical is given in this software engineering, that is the cost estimation using COCOMO. एक काम करते हैं, सबके पास बाइक है, बाइक. Yes, sir. यस, बाइक भी एक प्रोजेक्ट ही है, यू नो. किसी का तो प्रोजेक्ट है जो हम लोग बाय कर रहे हैं. अभी क्या How? करना है मुझे? यस. नहीं, go ahead, go ahead. नो नो नो, यू कैन आस्क. अरे मतलब कैसे? I'm just thinking. सी, इफ आई एम होंडा, I design one structure, I patent that structure, made the bike of the Honda and launch into the market. So this is Okay. किसका प्रोजेक्ट है? मेरा प्रोजेक्ट है, Honda. Mm-hmm. राइट. आपने बाय किया मतलब उसके लिए पे किया ना, Correct. तो यू आर गोइंग टू बाय दिस प्रोजेक्ट. अभी मुझे क्या करना है, ये जो बाइक है, बाइक को मुझे करना है मॉडिफाई. क्या करना है? Modify. मॉडिफाई करना मतलब क्या क्या आता है उसमें? Uh, Modify में मतलब engines modify आ सकता है. उसके बाद में सब silencer और ये सब बाकी करेक्ट. सब. कलर, साइलेंसर चेंज, थोड़ा सा मिररिंग स्टाइल, सीट कवर हम्म. चेंज करना वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पार्ट उसमें आएगा, बराबर. हम्म. अभी मैं आपको ये कौन से नंबर का प्रैक्टिकल है? फोर्थ नंबर का. पहले तीन प्रैक्टिकल कोरिलेट करके बताऊंगा. तो मेरा पहला जो प्रैक्टिकल है एसआरएस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मॉडिफाई करना है? सीट कवर करना है, ग्लास मिरर्स चेंज करने हैं, साइलेंसर्स, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है. यस, दैट मीन्स जो जो नेसेसरी है वही काम हम लोग करेंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे. ये मेरा रिक्वायरमेंट है, किसे? जो काम करने वाला है उसे. हो गया रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. Right. सेकेंड प्रैक्टिकल जो है मॉडल सिलेक्ट करना. एंड मॉडल सिलेक्शन का काम जो है, जो पर्सन है, जो बंदा है, जो मॉडिफाई करवा के देने वाला है, उसका काम है. कहां से चालू करना है, किस पार्ट से चालू करना है और कहां पे जाके स्टॉप होना है. दैट इज योर सेकेंड नंबर प्रैक्टिकल. करेक्ट. Correct. अभी अगर मैं देखने जाऊं, थर्ड नंबर प्रैक्टिकल मींस फ्लो ऑफ द मॉडल. फ्लो ऑफ द मॉडल एंड द सिलेक्शन ऑफ द मॉडल. अगर मतलब मुझे डेटा फ्लो करवाना है, तो एक फ्लो मतलब एक स्ट्रक्चर में ही डेटा फ्लो होने वाला है. तो हम लोग बाइक के एग्जाम्पल में देखेंगे, तो बाइक के एग्जाम्पल में अगर सीट कवर्स, टैंक वगैरह खोलने से पहले मैंने इंजन के नट बोल्ट ही लूज कर दिए, क्या होगा? मेरे बाइक के पार्ट्स कुछ डैमेज होने वाले हैं उसकी वजह से. बिकॉज एक फ्लो होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके हिसाब से मुझे वो सब कंपोनेंट निकालने होते हैं. करेक्ट. सो Correct. डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो है, जो कि मेरा डेटा फ्लो करवाना है. वो आपका थर्ड नंबर प्रैक्टिकल. मैं एक जस्ट रफ एग्जांपल दे रहा हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल है. बिकॉज व्हाई आई आस्क द, वी आर हैविंग द बाइक, बिकॉज we almost all having the bikes, so we know about these things. So
कैसे, दैट मीन्स व्हाट, ये काम कैसे होता है, कौन से फ्लो में होता है, वो बस मुझे बताना है आपको, दूसरा कुछ नहीं। अभी ये सब काम हुआ तो दिमाग में है कि चलो ये मुझे काम करवाना है, और भी एक दिमाग में आता है कि बंदा क्या यूज करेगा वगैरह वगैरह, उसका पार्ट है। फिर उसके बाद ये सब सुनने के बाद सामने वाला जो काम करने वाला बंदा है वो क्या बोलता है, कितना खर्चा होगा, बराबर। बराबर। वैसे ही सेम चीज है सॉफ्टवेयर में, एसआरएस फ्लो वगैरह ये सब मेंटेन होने के बाद मुझे कॉस्ट एस्टिमेशन चाहिए कि कितना खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा हुआ है। So we have to use the cost estimation techniques here. That is your fourth number practical. COCOMO. Okay. So COCOMO model is used for cost estimation. Like प्रोजेक्ट बनाते वक्त गेट पे जो खड़ा पर्सन है, वॉचमैन से लेके टी कॉफी तक, एंड मेरा रिसेप्शन पर्सन से लेके मेरे डायरेक्टिंग मैनेजर्स एंड सारे लोग वहां तक, सबका पेमेंट्स इंक्लूडिंग मेरा कॉस्ट एस्टिमेशन एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना हुआ ये निकाला जाता है। दैट इज व्हाई इफ यू ऑब्जर्व, कोडिंग करना थोड़ा सा ही काम है, लेकिन उसका कॉस्टिंग कितना होता है, प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होता है, बिकॉज ये सब एंटिटीज उसके पीछे है, एंड दिस ऑल कैलकुलेशंस एंड ऑल विल बी डन बाय दिस कोकोमो मॉडल। मेरा कोकोमो मॉडल ये करता है, ठीक है। सो दैट इज योर फोर्थ नंबर प्रैक्टिकल। अभी कॉस्ट एस्टिमेशन आ गया, एसआरएस हो गया, सब कुछ रेडी है मेरे पास। अभी मुझे डेवलपमेंट चालू करना है। तो पहला आता है आपका क्लास डायग्राम, यूज केस में। सो क्लास डायग्राम क्या होता है, आप कौन से कंपोनेंट्स यूज करने वाले हो प्रोजेक्ट में। अभी मैं क्लास में यहाँ पे देखो एक लॉगिन दिया है, लॉगिन इज वन क्लास, मींस वन पेज कोड। दूसरा मेरा कोडिंग है, दूसरा पेज एडमिन लॉगिन, तीसरा पेज है मेरा एम्प्लॉय लॉगिन। जितने नंबर ऑफ पेजेस, जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स, उतने नंबर ऑफ क्लासेस। तो इस तरह से मुझे डायग्राम रेडी करना है। एड एम्प्लॉई, मैनेज स्टॉक, एरिया इंफॉर्मेशन, इनवॉइस मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन डिटेल। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें कितने फॉर्म से, दो दो चार, 6 7 8, 9 फॉर्म का ये प्रोजेक्ट है। मतलब 9 फॉर्म मतलब 9 आपके क्लासेस। तो वो क्लासेस को खाली सेपरेट आउट करके बताया, उसका प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको क्लास डायग्राम यूज करना है, क्लास डायग्राम बनाओगे। उसके बाद आता है मेरा यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम मतलब कौन क्या एडमिन लॉग यूज करेगा, एडमिन एड स्टॉक करेगा, एडमिन एड एम्प्लॉय करेगा, एडमिन सर्च कस्टमर करेगा, एडमिन क्रिएट पैकेज करेगा, एडमिन लॉग आउट। एम्प्लॉय लॉग इन कर सकता है, एम्प्लॉय व्यू स्टॉक कर सकता है, ऐड कस्टमर, ऐड एरिया, असाइन पैकेज, एक्सेप्ट पेमेंट, जनरेट इनवॉइस, लॉग आउट। ये एम्प्लॉय करने वाला है। मतलब जो भी लोग ये सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं, वो लोग क्या क्या काम करेंगे, दैट इज योर यूज केस डायग्राम। एंड कौन से क्लासेस है, दैट इज योर क्लास डायग्राम। क्लियर? ये आपको शायद ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी और थियरी में भी, दोनों जगह पे ये इंपॉर्टेंट है। आएगा ऐसे डायग्राम करोगे? यस सर। ओके। 6 नंबर प्रैक्टिकल थोड़ा डायग्राम ही, अभी नेक्स्ट 4 5 और डायग्राम ही रहेंगे। खाली याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखो, इस तरह का डायग्राम मुझे करना है। So practical number 6 is given again the UML, but what the activity diagram। तो activity मतलब मेरे प्रोजेक्ट में एक्टिविटी कैसे होने वाली है, दैट रिलेटेड डायग्राम। सो मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है कौन सा एक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो एक्टिविटी डायग्राम कुछ इस तरह है। स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, फिर लॉगिन हुआ, लॉगिन के बाद अगर लॉगिन वैलिड है, एक एक जस्ट मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके सर। Sorry for disturbance. Okay. So the next one is this activity diagram. An activity diagram was how the activity will be done here.
सो स्टार्ट लॉगिन होगा, यहाँ पे देखो लॉगिन, लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद अगर लॉगिन इनवैलिड है या फिर लॉगिन कौन करेगा, एडमिन एंड एम्प्लॉय। अगर ऑथेंटिकेट है वैलिड तो ये इस तरह से इन्वेंट्री ओपन होगा, और ऑथेंटिकेट करते वक्त इनवैलिड है तो फिर से लॉगिन के लिए उसे शिफ्ट किया जाएगा। ओके, सो अगेन द इंफॉर्मेशन विल बी सेंड्स टू द लॉगिन फॉर्म फॉर द री लॉगिन, इट इज फिर से री लॉगिन के लिए उसे भेजा जाएगा। एंड यू कैन ऑब्जर्व वंस इट इज ऑथेंटिकेट एंड वैलिड, सो एडमिन है या एम्प्लॉई है, उनके लिए जो भी पार्ट विजिबल है सॉफ्टवेयर में वो यहाँ पे दिया है, एड एम्प्लॉई, एड पैकेज, स्टॉक वगैरह वगैरह वगैरह। एंड वंस द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, लॉग आउट एंड लॉग आउट इस तरह बताए। मतलब आप ध्यान रखोगे तो क्लास एंड यूज केस में जो भी कंपोनेंट्स दिए हैं ना, वही सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्टिविटी में है, खाली स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर ओनली different, otherwise everything is same there. So this is activity diagram. Next type of the diagram is the sequence diagram. Sequence diagram मैं आपको बता देता हूं। sequence diagram मतलब एटीएम में हम लोग जाते हैं ना एटीएम में। राइट सर। सीक्वेंस क्या होता है, एटीएम का डोर ओपन करेंगे, अंदर जाएंगे, फिर एटीएम कार्ड डालेंगे, एटीएम पिन नंबर कार्ड, डालेंगे, देन पिन म नंबर, देन कैश अमाउंट, देन विथड्रॉल। रिसिप्ट चाहिए नहीं चाहिए, देन विड्रॉ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पार्ट है। फिर कार्ड लेंगे फिर से। सेम चीज मेरे सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस कैसे होगा, तो सीक्वेंस यहाँ पे देखो, इनिशियलाइज होगा कॉल, मैसेज, सेंड ऑर्डर, ऑर्डर आगे जाएगी, कंफर्म होगा, कंफर्म होने के बाद ऑर्डर डिस्पैच होगा, ये अमेजोन टाइप है, ठीक है। देन डिस्पैच होगा, सेल्फ कॉल होगा, डिस्पैच मतलब फिर स्पेशल ऑर्डर है ना तो डिस्पैच होगा, नॉर्मल ऑर्डर के लिए नॉर्मल पे जाएगा, देन रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न रिटर्न टू दी, यहाँ पे कस्टमर को प्रोडक्ट आ जाएगा। सो ये सीक्वेंस है, जस्ट लाइक दैट हाउ द थिंग्स कैन बी डन। मतलब जरा जैसे मेरा ऑल्गोरिदम होता है ना, वैसे का वैसा ऑल्गोरिदम कैसे फॉलो होता है उस तरह से, ठीक है। ये है, तो एसआरएस करके मैंने मॉडल सिलेक्ट किया, कॉस्ट एस्टिमेशन भी निकाला, बहुत सारे डायग्राम बनाए, मतलब मेरा प्रोजेक्ट रेडी है। अभी मेरे प्रोजेक्ट को करना है टेस्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या ये भी टेस्ट करना है, प्रॉब्लम है तो कौन कौन से टाइप का मुझे टेस्टिंग्स अप्लाई करने हैं, तो ये सारे टेस्टिंग्स में अप्लाई कर दूंगा। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज गिवन, दैट इज द 7th नंबर प्रैक्टिकल। व्हाट इज मीन बाय द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आपको थियरी लिखना है इसका भी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब क्या, टेस्ट करना। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, विच आर द टूल्स यूज फॉर टेस्टिंग, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। मतलब देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब मेरे स्क्रीन पे एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें मैं कुछ पैरामीटर एंटर करूंगा, 2+2, अगर उसका 4 आंसर आया तो ठीक है, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन 2+2 में उसका आंसर 0 आया तो बैकग्राउंड में कुछ पैरामीटर्स प्रॉब्लम है। तो वो जो कोड जाके मैं चेक करूंगा, कोड जाके मैं उसको फिर से टेस्ट करूंगा, तो ये हुआ मेरा वाइड बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें कोड चेक किया जाता है। और ये जो मैं सामने चेक कर रहा हूं ना, 2+2 = 0 आया, तो ये जो इंटरफेस पे मैं जो चेक कर रहा हूं, इंटरफेस पे मैं जो टेस्टिंग कर रहा हूं, वो टेस्टिंग है मेरा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ध्यान रखना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेरा जीयूआई पे होता है, एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग्स मेरा कोडिंग पे होता है। So these are two types of the testings are given here for you. That is the black box testing and white box testing. What are the levels of testings? Unit testing, integration testing, system testings. मतलब अलग अलग सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर्स चेक करवाना, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स। लाइक व्हाट, अभी एक सॉफ्टवेयर रेडी है विंडोज पे, मैंने उसे सेट किया, विंडोज पे मैं उसे टेस्ट कर रहा हूं, अगर चला तो ठीक है, वो सिस्टम टेस्टिंग उसका कंप्लीट हुआ। उबंटू पे पेस्ट किया, उबंटू पे चल रहा है, यस उबंटू पे भी चल रहा है, मैक पे चला नहीं चल रहा है, तो सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हुआ। उबंटू एंड विंडोज पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, मैक पे नहीं चल रहा है, दैट मींस द सिस्टम टेस्टिंग। इस तरह के आपको टेस्टिंग करने हैं। लास्ट नंबर प्रैक्टिकल इज गिवन इन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। सो द क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या, मोबाइल फोन बाय किया, यस सर। क्या क्वालिटी एश्योरेंस दिया,
कंपनी ने 1 साल अगर मोबाइल को कुछ होता है तो हम लोग उसे रिपेयर करके देंगे या फिर करेक्ट। रिप्लेस करके देंगे। सो दिस इज थिंग्स रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस, बट क्वालिटी एश्योरेंस देने से पहले कुछ पैरामीटर्स है मुझे वो याद रखने होते हैं। करेक्टनेस, इफिशिएंसी, फ्लेक्सिबल, इंटीग्रिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। अगर ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स में है तभी मैं क्वालिटी एश्योरेंस दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं दे सकता। अगर ये पैरामीटर्स है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मैं आपको उसका डेफिनेशन और ये सारे छोटे-छोटे उसके जो पैरामीटर्स हैं ये याद रखने होंगे। सो दिस इज थियोरेटिकल प्रैक्टिकल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन योर सेमेस्टर 4। क्लियर? क्लियर। फाइन। मैंने एक फाइल दिया है आपको शायद जावा प्रोग्राम्स करके, ठीक है? तो अभी आपको एकदम फुली कंसंट्रेट करना होगा बिकॉज मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला हूँ। 2 या 3 प्रोग्राम आज करेंगे, बाकी बाद में करेंगे या फिर देखते हैं अगर आपको इजी लगा तो नो प्रॉब्लम, खत्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑल्सो, स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to run the Java program in your computer, you required to install JDK software in your computer. I will show you how the JDK is. You can observe that right now whatever I selected, it's a JDK software, this one. ये JDK सॉफ्टवेयर है। JDK आपको कहां पे मिलेगा? सीधा गूगल पे आओ, JDK 1.8 या फिर जो भी वर्जन रहेगा डाउनलोड, ओरेकल के वेबसाइट पे जाएगा और यहां से हम लोग जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो चाहिए, आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए जो भी लगने वाला है, ये ओरेकल के वेबसाइट पे सारे जेडीके दिए हुए, तो वहां से आप जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? सेकेंड थिंग, 1 सेकेंड ना, एक स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूं तो second is, that is what JDK you have to install in your computer, then and then only you are going to run the Java programs. JDK इंस्टॉल होने के बाद यहां पे आपको वो JDK मिलेगा। प्रोग्राम फाइल्स में जाओ और यहां पे जावा फाइंड आउट करना है, जावा, दिस वन। जावा में जेडीके देखो, जेडीके उसका बिन, ये पाथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जावा प्रोग्राम्स रन करने के लिए। ठीक है? तो ये रन कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा, पहले प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला मेरा प्रोग्राम है दैट इज दी स्वैपिंग ऑफ द 2 नंबर्स। क्या करना है मुझे? स्वैपिंग करनी है। तो मैं प्रोग्राम श्रिंक कर देता हूं तो आपके लिए इजी होगा। रिमूव स्पेसेस, मुझे करना है स्वैप। 1 सेकेंड, नोटपैड में लिखना होता है मुझे प्रोग्राम। देखो अभी कैसे, पहले तो मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं एंड जनरल स्ट्रक्चर के बाद मतलब आपका प्रोग्रामिंग थोड़ा सा चालू हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर जनरल स्ट्रक्चर। सो जनरल स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आपको ये चीज इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार क्लास स्वैप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args
ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब हर एक प्रोग्राम में import java.io.star class so and so swap. It is not only swap, class abc, class xyz, class test1, class your name, class my name will be okay. Swap, I just given the name. And public static void main string args I have given, that is your main method. Without this main method my program will not work. माझा प्रोग्राम वर्कच नाही होणार जर मेन मेथड नाही लिहिली. आता राहिला तो हा ब्लँक स्पेस, मी तो थोडा सिलेक्ट करतो इथे, हा एवढा पार्ट एवढा. तर ह्या याच्यामध्ये फक्त मला माझा लॉजिक टाकायचा आहे, प्रोग्राम कुठला पण असो. आता मला स्वॅप करायचा आहे आणि स्वॅप करण्यासाठी माझा लॉजिक आहे, पहिले मला लागणार आहेत व्हेरिएबल्स. सो व्हेरिएबल्स विल बी इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इज द ब्लँक व्हेरिएबल. तुम्ही C++ मध्ये जसं काम करता ना तसंच्या तसंच इथे करायचंय, फक्त स्ट्रक्चर चेंज होणार. आता मला काय करायचंय, युजरला व्हॅल्यू दाखवायची आहे. बिफोर स्वॅपिंग माझ्याकडे कोणत्या व्हॅल्यू आहेत. सो बिफोर स्वॅपिंग system.out.println मी तसंच्या तसं लिहिलं. लाईक व्हॉट, इट्स अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट इन द जावा, and Java is the case sensitive programming language. Before swapping a is plus a. But plus a means 10, output will be the 10. System.out.println, before swapping b is the plus b. So what I said here, the a and b is 10 is here, 20 is here, I showed. Now the logic of स्वॅपिंग ऑफ द थर्ड नंबर. आता मी काय केलंय ते बघा, अजून एक नोटपॅड घेतो. मला व्हॅल्यू स्वॅप करायची आहे, ए ची व्हॅल्यू बी मध्ये टाकायची, बी ची व्हॅल्यू ए मध्ये टाकायची. सो दॅट व्हॉट आय डीड, माझ्याकडे सी आहे तो माझ्याकडे एम्प्टी आहे, मग सी ला मी व्हॅल्यू अलॉट केली ए ची, म्हणजे ए सी मध्ये आला माझा 10, तो 10 हा एचा आहे, ठीक आहे. देन व्हॉट आय डीड, ए ला मी व्हॅल्यू अलॉट केली बी ची, बी आहे माझा 20, ए झाला माझा 20. मग मी काय केलं, बी ला व्हॅल्यू अलॉट केली सी ची, मग बी माझा काय होता, बी होता 20, पण सी माझा काय आता 10 आहे, आणि हा 10 मी अलॉट केला बी ला. मग आता बघितलं तर ए ची व्हॅल्यू बी मध्ये पडते आणि बी ची व्हॅल्यू ए मध्ये पडते. आता हा बाजूला गेला, ए ची व्हॅल्यू झाली 20 आणि बी ची व्हॅल्यू झाली 10. झाले, कळलं? करेक्ट. येस. आता मला काय करायचं, पुन्हा प्रिंट करायचे आहेत ए ची व्हॅल्यू काय आणि बी ची काय. वाईल इथे तुम्हाला माहिती आहे ए इज दी 10, बी इज दी 20. आता ए इथे 20 होईल आणि बी इज 10 होईल. प्रोग्राम कळला तुम्हाला हा? हो सर, थोडाफार समजलं. कुठे नाही कळलं ते मला फक्त सांगा. हा स्ट्रक्चर आहे, या स्ट्रक्चर मध्ये फक्त मी एवढं लॉजिक लिहिलं. स्ट्रक्चर सगळीकडे तुम्हाला सेमच येणार आहे, तुम्हाला फक्त लॉजिक लिहायचंय, ठीक आहे. मग आता हा प्रोग्राम रन कसा करायचा, प्रोग्राम लिहिण्यासाठी नोटपॅडच वापरायचा असतो. मी काय करतोय, फाईल सेव्ह, सेव्ह, पण ती सेव्ह कुठे करतो मी, डेस्कटॉपला करतो. डेस्कटॉपला करतोय, हा जो क्लास नेम दिलाय ना स्वॅप, याच नावाने सेव्ह करायची. कुठल्या नावाने सेव्ह करणार, स्वॅप. का, कारण ती क्लास नेम आहे आणि क्लास नेम आणि फाईल नेम या दोन्ही गोष्टी सेम असतात. क्लिअर? क्लिअर. ओके. मग स्वॅप डॉट जावा मी डेस्कटॉपला सेव्ह करतो. डॉट जावा म्हणजे माझी जावाची फाईल आहे. ओके. आता बघा इथे माझी स्वॅप डॉट जावा फाईल आली, ही बघा दिसते, कर्सर मी फिरवतोय बघा. हो, ही स्वॅप डॉट जावा फाईन, ही आली इथे. आता हिला मला रन करायचंय स्वॅप डॉट जावाला. मीन्स आता मी करणार रन. बघा मला जेडीके सॉफ्टवेअर लागतोय, मला प्रोग्राम लिहिण्यासाठी काय लागतो, नोटपॅड लागतो. आता मला लागणार आहे कमांड प्रॉम्प्ट, CMD. हा कमांड प्रॉम्प्ट आहे माझा. इथे मी लिहितो सेट स्पेस
path equals to double quotes. काय लिहिलं? सेट पाथ इक्वल्स टू डबल कोड्स. आणि हा जो पाथ मी म्हटलं ना, हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. हा पाथ कॉपी करायचा. कोणाचा? जेडीके बिनचा पाथ. आणि इथे आणून त्याला पेस्ट करायचा. पेस्ट. डबल कोड्स कंप्लीट. एंटर. आपला प्रोग्राम कुठे सेव्ह आहे? डेस्कटॉप वरती. मग सीडी डेस्कटॉप. सीडी म्हणजे काय? कॉल करतोय आपण. चेंज डायरेक्टरी. ठीक आहे. करेक्ट. येस, डायरेक्टरी माझी चेंज झाली. आपण डेस्कटॉपला आलो आता. डेस्कटॉपवर काय फाईल आहे माझी? स्वॅप. स्वॅप. मग कंपाईल कसं करणार? जावा सी म्हणजे कंपाईल. स्वॅप डॉट जावा. एंटर. कंपाईल झाल्यानंतर तुम्हाला एक अशीच युजरची लाईन मिळेल किंवा एरर मिळेल. मग रन कसं करणार? जावा स्वॅप. एंटर. बघा, बिफोर स्वॅपिंग 10, बिफोर स्वॅपिंग बी इज 20, आफ्टर स्वॅपिंग ए इज 20, आफ्टर स्वॅपिंग बी इज 10. झालं स्वॅप. राईट राईट. याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, तुम्हाला परफॉर्म करायला काम येईल. एक सेकंड. प्रॅक्टिकल घरी वगैरे किंवा ऑफिसमध्ये वगैरे तुम्ही परफॉर्म करत असाल जावाचे, तर मग तुम्हाला हे तिथे उपयोगी येईल. डन सर. ओके, ठीक आहे. स्वॅपिंग समजली. हो. पुढचा प्रोग्राम ह्याला मी बंद करून टाकतो. नेक्स्ट प्रोग्राम तसाच आहे, स्वॅपिंगचाच आहे, पण थोडासा चेंज आहे त्याच्यामध्ये. तुम्हाला सांगतो मी काय चेंज आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो? या स्वॅपिंग मधनं युजर कडनं व्हॅल्यू घेतोय. ओके. आता जो आपण स्वॅप बघितला तो स्वॅप कसा होता? डायरेक्ट स्वॅप होता. ठीक आहे. आता आपण काय करतो? युजर कडनं व्हॅल्यू घेणार आहेत आणि त्या स्वॅप करणार आहेत. लक्षात येतंय काय चेंज आहे? हो, आता युजर कडनं आणणार आपण. हा, मी काय करतो? हे मी कट करून टाकतो. जनरल स्ट्रक्चर तोच आहे का? बघा, चेक करा एकदा. जेव्हा इम्पोर्ट, हा इम्पोर्ट. ओके, हा एक नवीन ऍडिशन झाला. ऍडिशनल म्हणजे आता आपण युजर कडनं व्हॅल्यू घेतो ना, ओके ओके. त्याच्यामुळे तो आपल्याला लागतोय. ओके ओके ओके. युटिल हा पॅकेज आहे जो व्हॅल्यू स्कॅन करण्यासाठी युजर कडनं मला घ्यायचा आहे. आणि ह्या कर्ली ब्रेसेस मध्ये पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेनच्या माझा जो प्रोग्राम आहे तो आहे तसाच्या तसा मी पेस्ट करतो. ठीक आहे. तर आता तसाच्या तसा मी प्रोग्राम ठेवला. आता मी प्रोग्राम एक्सप्लेन करतोय. बघा, त्याच ब्लॉक मध्ये मला प्रोग्राम लिहायचा, बाकी कुठेच नाही. हे आधीच होतं, हे आधीच होतं. हा, आता स्कॅनर काय करतोय? व्हॅल्यू स्कॅन करण्यासाठी स्कॅनर. मग एस म्हणजे ऑब्जेक्ट. न्यू स्कॅनर सिस्टम डॉट इन म्हणजे सिस्टमच्या आतमध्ये घेणं. आणि सिस्टम डॉट आउट आपण जेव्हा करतो तेव्हा व्हॅल्यू आउटपुट करतो. ठीक आहे. व्हॅल्यू आपण आउटपुट करतो म्हणजे सिस्टम डॉट आउट. इन म्हणजे घेणं, आउटपुट म्हणजे देणं. देन 3 व्हेरिएबल पाहिजेत, एबीसी. लास्ट टाइम आपल्याकडे ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 होता, बरोबर. आता आपण युजरला काय सांगतोय? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, बाबा एक व्हॅल्यू एंटर कर. एंटर द व्हॅल्यू ऑफ ए. ए इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट अशी व्हॅल्यू घ्यायची युजर कडनं. कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये? ए व्हेरिएबल मध्ये. एस डॉट नेक्स्ट इंट, कारण युजर कडनं आपण इंटिजर घेतोय. आणि काय करतोय आपण? स्कॅन करतोय म्हणजे हा एस कशामध्ये घेतोय? ए मध्ये, म्हणून ए इक्वल्स टू तशीच बी ची व्हॅल्यू घेतो. ठीक आहे. हे कळलं का? ओके. मग पुढे सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. हा लॉजिक तर क्लिअर आहे. आणि तुम्ही जर बघाल तर हा प्रोग्राम, एवढा प्रोग्राम मागच्या प्रोग्रामचाच आहे. आता फक्त आपण ऍडिशनल काय केलं? एवढं ऍडिशनल केलं. स्कॅनर ऍडिशनल केला आणि युजर कडनं व्हॅल्यू घेतली. कळलं एवढं? आता आपण याला करूया सेव्ह. बोला, सेव्ह करायचा कुठे करायचा? डेस्कटॉपला. डेस्कटॉप.
कसं करणार? स्वॅप डॉट जावा का स्वॅप? युजर कारण इनपुट तो का कारण आता तो है क्लास नेम आहे, क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम है. म्हणून स्वॅप डॉट जावा जो पण क्लास नेम असेल तोच घ्यायचा. हम्म. ओके, डन. आता मला काय पाहिजे? Command prompt. स्वॅप झाला. कमांड प्रॉम्प्ट. पाथ सेटिंग ऑलरेडी आहे माझ्याकडे, मी हीच हम्म. वापरू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ॲरो यूज करून स्वॅप डॉट जावा, माझ्याकडे स्वॅप डॉट जावा ऑलरेडी आहे रेडी. जावा सी स्वॅप डॉट जावा. म्हणजे असं पण नाहीये की पुन्हा पुन्हा सेट करायचं. तुमची ती जी विंडो त्यांनी तुम्ही तशी फाईलला त्यांनी हे नाही केलं का, डुप्लिकेट नाही घेतलं का, म्हणजे नाही, आधीची डिलीट केली ना मी. अच्छा ओके सॉरी. आणि कमांड प्रॉम्प्ट आधीचाच तुम्ही वापरू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. करेक्ट. फक्त तो मिनिमाइज करून ठेवायचा. स्वॅप डॉट जावा. आता तो विचारेल एंटर द व्हॅल्यू ऑफ ए 30, एंटर. एंटर द व्हॅल्यू ऑफ बी 40, एंटर. बिफोर स्वॅप, आफ्टर स्वॅप. कळलं? हा, एक स्क्रीनशॉट घेतो, एक मिनिट. हो. आपण पुढचा प्रोग्राम करणार ना तेव्हा परत पाथ सेटिंग करू, म्हणजे ते अजून ओके. क्लिअर होईल. ओके ते मी आता बंद करून टाकेल. ओके डन सर. ओके, स्वॅप मी डिलीट केले. स्वॅपिंग डन. आता पुढचा प्रोग्राम आपला रिव्हर्स नंबरचा आहे. म्हणजे आपण 1 2 3 4 जर टाकलं तर 5 4 3 2 1 असं झालं पाहिजे. ठीक आहे, रन करून दाखवू. ओके सर. इथे पण तुम्ही जर बघाल तर सेम गोष्ट, इथून इथपर्यंत तुम्ही जर कट केलं तर तुमचा जनरल स्ट्रक्चर आहे बघा, आहे की नाही? करेक्ट. सेम, जे सगळ्याकडे पब्लिक तेच. क्लास. फक्त जेव्हा स्कॅन करतो ना आपण, त्या स्कॅनरला युटिल पॅकेज लागतं. आणि जर आपल्याला रिव्हर्स नंबर फाइंड आउट करायचा आहे तर आपल्याला हा लॉजिक लिहावा लागतो. डिवाइड इंटू मॉड इंटू मल्टिप्लायचा लॉजिक. हा आपल्याला थोडा लक्षात ठेवावा लागतो, त्याचं लॉजिकली आपल्याला लक्षात नाही ठेवता येत. ओके, एक रन करून दाखवतो. फाईल, सेव्ह. आता मी काय सेव्ह करू? जावा डॉट स्वॅप. डॉट जावा तर मी करणारच आहे. फाईल नेम, अच्छा फाईल नेम ना, टेस्ट. डेस्कटॉपला सेव्ह. आणि मग कमांड प्रॉम्प्ट सेट स्पेस पाथ इक्वल्स टू डबल कोट्स. आणि तो पाथ कुठे मिळणार आहे मला? डेस्कटॉप नाही, बिन मध्ये सॉरी, जायचं. बिन मध्ये. हा, कॉम्प्युटर, सी ड्राईव्ह, प्रोग्राम फाइल्स, जावा मध्ये, आणि जेडीके आणि बिन. बिन्स हा कॉपी करून आणायचा आणि इथे पेस्ट करायचं. पेस्ट. सीडी डेस्कटॉप, मग जावा सी पेस्ट डॉट जावा, मग जावा पेस्ट. आला. एंटर द व्हॅल्यू टू रिव्हर्स. काय टाकायची व्हॅल्यू? समजा मी टाकतोय TEJAS. एक्सेप्शन आला कारण आपण इंटिजर साठी केलंय ते. करेक्ट. मग 5 6 8 7 9. रिव्हर्स नंबर इज 97865. आला? करेक्ट आला. असं हे स्ट्रिंग साठी पण आपण करू शकतो, असं काही इश्यू नाही, पण हे नंबर साठी केलेलं आहे. कळला रिव्हर्स नंबर? हो सर. आता पुढचे प्रोग्राम्स जे आहेत ते मी फक्त ओव्हरव्ह्यू देतो. आपल्याला काय करायचंय? रिव्हर्स नंबरच करायचंय, पण इथे नंबर कुठला दिलाय? डायरेक्ट डिफाईन केलाय. ठीक आहे, म्हणजे युजर कडनं आपण नाही घेते, नॉर्मल रिव्हर्स, म्हणजे सेमच प्रोग्राम आहे. नेक्स्ट प्रोग्राम जो आहे तो तुमचा फिबोनाकी सिरीजचा आहे. फिबोनाकी सिरीज म्हणजे काय असते?
प्रोग्राम तुम्ही करालच, काही हरकत नाही. फिबोनाची सिरीज म्हणजे 0 आणि 1 हे दोन एलिमेंट तसेच असतात. पण फिबोनाची सिरीज म्हणजे पुढची थर्ड एलिमेंट ही मागच्या दोन नंबरची ऍडिशन असते. सो थर्ड एलिमेंट येईल माझा 0 1 1, फोर्थ एलिमेंट येईल 1 1 2, नेक्स्ट एलिमेंट येईल माझा 1 अँड 3 सॉरी 2 अँड 1 3, पुढचा एलिमेंट 5, देन 8, देन 13 सॉरी 13 डॉट 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 डॉट. ही झाली फिबोनाची सिरीज. फिबोनाची सिरीज कळली काय असते? एकदा परत परत सांगा ना एकदा. हा, 0 आणि 1 हे कॉन्स्टंट असतात फिबोनाची सिरीज मध्ये, पण पुढच्या येणाऱ्या ज्या व्हॅल्यू असतात ना, ह्या व्हॅल्यू या मागच्या दोन एलिमेंटचं ऍडिशन असतं. म्हणजे ही व्हॅल्यू जर बघितली तर 0 अँड 1 चं ऍडिशन 1, ही व्हॅल्यू बघितली ती 1 1 ची व्हॅल्यू आहे 2, 3 बघितली तर 2 अँड 1 म्हणजे 3, 5 बघितलं तर 2 अँड 3 5, 8 13 अशी फिबो n नंबर पर्यंत जाते आणि याला म्हणतात फिबोनाची सिरीज. ओके, क्लिअर सर. ओके, तर हा पुढचा जो प्रोग्राम आहे हा फिबोचा प्रोग्राम आहे. हा वाला हा फिबोचा प्रोग्राम आहे. तो रन करा, काही हरकत नाही. काही डाऊट्स असेल तर मी तुम्हाला सांगेन. पुढचा प्रोग्राम नंबर प्राईम आहे की नाहीये, प्राईम नॉट प्राईम नंबर, असा एक प्रोग्राम दिलाय. नेक्स्ट प्रोग्राम त्याच फाईल मध्ये पुन्हा प्राईम आहे की नाहीये, पण मी कसं केलं, दोन टाईपचे प्रोग्राम दिले. एकामध्ये मी युजरकडनं व्हॅल्यू घ्यायला सांगितली, एकाकडे मी डायरेक्ट व्हॅल्यू देऊन टाकली. असे मी प्रत्येक प्रोग्रामचे दोन दोन टाईप ठेवलेत. एक युजरकडनं व्हॅल्यू घ्या, दुसऱ्या प्रोग्राम मध्ये डायरेक्ट व्हॅल्यू, असं केलंय. आणि हा पॅटर्न प्रिंटिंगचा प्रोग्राम आहे. पॅटर्न प्रिंटिंग म्हणजे काय असते, मला असं समजा प्रिंट करायचंय, स्टार 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 स्टार, असं हा पॅटर्न मला प्रिंट करायचा आहे. तर मी कसा करणार, तर मला फॉर लूप यूज करावा लागेल जावा मध्ये. तर हा एक पॅटर्न प्रोग्रामचा प्रोग्राम मी इथे ठेवलाय. हा बघा, स्टार फॉर लूप मध्ये मी ते मूव्ह केलंय. दाखवू का करून? दाखवायचं, एक करून दाखवतो म्हणजे ते कळेल. कंट्रोल सी, मी डायरेक्ट टेस्ट सेव्ह करतो. कंट्रोल एस, टेस्ट डॉट जावा, इथे रन करतो. कंपाईल आणि टेस्ट डॉट जावा, हे असं. मग ते कसं करणार, पण फॉर लूप नाही करणार. मग तो फॉर लूप कुठे आहे, हा फॉर लूप आहे, हा बघा, या फॉर लूपने ते करवलंय आणि स्टार प्रिंट केलं. सोपं आहे खूप. हे पण जर तुम्ही बघाल, हे काढून टाकलं तर पुन्हा मी जनरल स्ट्रक्चर मध्ये आलो. म्हणजे जे पण काय करायचंय ना, ते ह्या ब्लॉक मध्येच करायचंय. हे वाला सोपं आहे, खूप सोपं आहे, काही डिफिकल्ट नाही याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर पुन्हा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टँगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हे सगळे इथे फाइंड आउट करून दिलेत जावाच्या प्रोग्रामने. एक त्याच्यातला एरिया मी दाखवतो, बाकीचे तुम्हाला कळून जातील. ओके, मी काय करतोय आता, एरिया ऑफ सर्कल करून दाखवतो. ठीक आहे, एरिया ऑफ सर्कल. प्रोग्राम एक्सप्लेन करतो आधी, कारण एक प्रोग्राम एक्सप्लेन केला की एरिया ऑफ सगळे तुम्ही करू शका. पुन्हा मी तेच दाखवेल. हे बघा, स्ट्रक्चर सेम आहे, स्ट्रक्चर सेम आहे ना. हा प्रोग्राम आता एक लक्षात घ्या, मी व्हॅल्यू पहिली स्कॅन करतोय, स्कॅनर युज करतोय, आणि स्कॅनर युज करतोय म्हणजे युटिल माझा आला. ओके, युजरला मी म्हणतोय एंटर द रेडियस, कारण जर मला एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करायचं आहे तर मला रेडियस लागतो, माहिती असेल तुम्हाला, 11th-12th मध्येच झालं. मग मी युजरकडनं एक रेडियस घेतो, मला रेडियस द्या म्हणून. मग डबल मध्ये मी त्याला स्टोअर केली. डबल इज द इंटीजर, डबल रेडियस इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल.
मग आता फॉर्म्युला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल अँड द पेरिमीटर ऑफ द सर्कल. पेरिमीटरचा फॉर्म्युला आहे 2 × πr. 2πr असा फॉर्म्युला आहे आणि एरिया ऑफ सर्कल आहे πr². मग माझा आर म्हणजे काय? दिस रेडियस. रेडियस कुठे स्टोअर केली आपण? रेडियस व्हेरिएबल मध्ये. मग मॅथ डॉट पाय, पाय म्हणजे 3.14517 ती व्हॅल्यू, अँड रेडियस इंटू रेडियस म्हणजे 2πr². याचा स्क्वेअर बनला रेडियस इंटू रेडियस. 2πr म्हणजे पेरिमीटर. तर हा फॉर्म्युला मी असा इम्प्लिमेंट केला पेरिमीटर आणि याच्यामध्ये, आणि प्रिंटिंग स्टेटमेंट मध्ये पेरिमीटर मी डिस्प्ले केला आणि एरिया पण शो केलाय. तर असा हा सर्कलचा आहे. असेच तुम्ही डायरेक्टली ह्याच्यासाठी करू शकता. बाकीचे जे रेक्टँगल, ट्रायंगल वगैरे आहेत त्याच्यासाठी सेम स्ट्रक्चर यूज करून फक्त फॉर्म्युला चेंज होणार आणि इझिली तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकता. ठीक आहे. तर मी टेस्ट पुन्हा रन करतो. 4 एरर दाखवलेत बघा. पहिल्यांदाच एरर आला ना समोर. तुम्हाला मी एरर आता कसा काढायचं सांगतो. आपली फाईल आहे ही वाली. ठीक आहे. 4 एरर तो कुठे म्हणतोय? इम्पोर्ट जावा डॉट युटिल डॉट स्टार मध्ये. इम्पोर्ट जावा डॉट युटिल डॉट स्टार. काय प्रॉब्लेम झाला? इम्पोर्ट 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 जावा डॉट util डॉट स्टार सेमिकोलॉन. मग असं जर करेक्शन केलं तर मग परत असं कंपाईल करायचं. 4 दाखवत आहेत. टेस्ट पब्लिक पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन, हे पण बरोबर आहे. हा, हे इथे पुन्हा आलं. आणि हे पण. ठीक आहे. आता साधारण मी असे एरर काढलेत. आता बघूया काय होते. गेला एरर. जावा टेस्ट. एंटर द रेडियस 4. पेरिमीटर इज सो अँड सो अँड एरिया इज सो अँड सो. आला. तर एरर बघा इथे दाखवतात आपल्याला काय एरर आहे. इथे जाऊन सॉल्व्ह करा, इथे जाऊन सॉल्व्ह करा, इथे जाऊन सॉल्व्ह करा असं तो म्हणतोय बघा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. म्हणजे असं पण काही नाही याच्यामध्ये जावामध्ये की तो डिफिकल्टी अशी काहीच नाहीये. तो तिथे जाऊन सॉल्व्ह करायला सांगतो. ओके. आणि मी जे ह्या फाईलमध्ये तुम्हाला प्रोग्राम दिलेत ना, हे तुमच्या थिअरीमध्ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन्स आहेत. तुम्हाला हे थिअरीमध्ये पण विचारले जातात. आता त्याच्यात एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलाय. पुढचा एरिया ऍडिशन ऑफ द 2 मॅट्रिक्स, सेम थिंग अगेन तसंच आहे. हे पुढचे 2-3 प्रोग्राम आहेत. हे तुम्ही करा. काही डाऊट्स असतील मला सांगा त्याच्यामध्ये. आणि मे बी मी पुढचा सॅटरडे, फ्रायडे किंवा सॅटरडे असं बघेल आणि तुम्हाला कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिससाठी, हे परफॉर्म करण्यासाठी बोलवेल. मग तुम्ही विजिट करा. काही डाऊट्स असतील ते मी तिथेच सॉल्व्ह करेन तुम्ही परफॉर्म करतानाच. ठीक आहे. तुम्हाला सीएसए समजला पूर्ण? हो सर. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग पूर्ण थिअरी आणि डायग्राम आहे. कळलं? जावाचे थोडेफार मी इन अँड आउट्स तुम्हाला सांगितले. थोडेफार मी पुन्हा बोलवेल तेव्हा मी सांगेल. तर प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला मी रन कसं करायचंय, इन्स्टॉलेशन कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. ओके ओके सर. डन. मग मी तुम्हाला मेसेज टाकेन तेव्हा तुम्ही कॉलेज व्हिजिट करून आणि मग प्रॅक्टिस करू शकता. हा, ओके सर. ओके. आज आपण थांबूया आणि नेक्स्ट सेशनला कंटिन्यू करू. थँक्यू सर. ओके ओके. थँक्यू व्हेरी मच. बाय. बाय बाय.